हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 29। मुझे आपका वो वाला प्यार चाहिए जो आप मुझसे पहले किया करते थे। मैं वो प्यार चाहती हूँ, प्लीज़ ना। वो रूहानी की बातों को अच्छे से समझ सकता था, फिर भी एक रूड टोन में बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे प्यार में कोई कमी है? रूहानी को भी पता था ध्रुव बात को टाल रहा है, इसलिए उसने उसको एकदम से कस के जकड़ ली और बोली, प्लीज़ ना ध्रुव, मुझे आप चाहिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? ध्रुव बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोला, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। रूहानी एकदम से बोल पड़ी, देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आप चाहिए, मतलब चाहिए बस। फिर हल्का से अपने चेहरे को उठाकर उसको देखते हुए बोली, प्लीज़ ना। वो अब सीरियस हो गया और बोला, ठीक है, पहले तुम्हारा पूरा चेकअप होगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ठीक, वरना तुम्हारी एक बकवास नहीं सुनने वाला हूँ। मैं जो कहूँगा तुम सुनोगी, ओके? रूहानी को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि अगर रिपोर्ट उसके फेवर में हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो ध्रुव से वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी। फिर भी वो बहुत खुश हुई और चहकते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आई, हम अभी ही हॉस्पिटल चलेंगे। रूहानी को इतना खुश होता देख वो बस उसको देखता रह गया और थोड़ी ही देर में दोनों हॉस्पिटल में थे। रूहानी टेंशन में थी और वो बिना भाव के उसके साथ बैठा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। इधर रूहानी को हल्का पसीना आने लगा था। वो घबराए हुए बैठी थी और ध्रुव उसे ही एकटक देख रहा था। इधर आहान का ऑफिस। समीरा अपने केबिन में परेशान से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसका केबिन बहुत सुंदर था। सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से रखी गई थी। क्योंकि समीरा एक जूनियर असिस्टेंट थी तो उसका खुद का केबिन था। समीरा आज बड़ी परेशान लग रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है? अभी मेरे ऑफिस ज्वाइन किए हुए ठीक से 1 घंटे भी नहीं हुए और मेरे बिना परमिशन के बॉस ने मुझे सीधा वाले इंडस्ट्री के सीईओ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब हद है यार, ऐसा कौन करता है? वो जी भर के आहान के असिस्टेंट को कोस रही थी, लेकिन अब उसे कौन बताए? बेचारा उसका बॉस तो अपने बड़े बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। समीरा टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाते हुए बोली, हे भगवान, बचा लेना। मैंने चेक तो अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो बहुत घबरा रही थी क्योंकि आज ऑफिस का पहला दिन था और आहान के कहने पर उसके असिस्टेंट ने समीरा को आहान का शेड्यूल देखकर उन्हें देने को बोला था। अब बेचारी पहले ही दिन कंपनी के सीईओ के केबिन में जा रही थी। डरना तो बनता है ना। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बॉस उस पर चिल्ला ना दे। और वैसे भी वो सुन रखी थी कि वालिया इंडस्ट्री का सीईओ बड़ा ही खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। और ये सच भी है, क्योंकि आहान जिससे बात करता है उससे ही बात करता है, वरना वो सच में ध्रुव पर ही गया है। और उसका गुस्सा भी कुछ कम नहीं था। अब तो उसको हल्के पसीने आने लगे थे। आहान अपने केबिन में बैठा था। वो एकटक गेट को देख रहा था। उसे बेसब्री से समीरा का इंतजार था कि तभी एक नोक के साथ बेहद प्यारी आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आहान तो आवाज़ सुनते ही खुश हो गया, लेकिन फिर भी खुद की खुशी को कंट्रोल करते सिर्फ हाँ कहा, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो कितना खुश है। समीरा जैसे ही अंदर आई तो अपने सामने आहान को देखकर देखती रह गई। उसके ओर जो कुछ बोलने के लिए खुले थे, बस खुले के खुले ही रह गए। इधर काव्या और मायूर आज शॉपिंग पर गए थे, क्योंकि काव्या को बहुत शॉपिंग करने का मन था और मायूर अपनी बेबी की सारी विश पूरी करता था। काव्या ने अब तक न जाने कितने सारे कपड़े, जूते, सैंडल और भी बहुत कुछ खरीद ली थी। मायूर इतने सारे सामान देखते हुए बोला, यार तुम ना एक काम करो, घर जाओ, मैं ये पूरा मॉल ही खरीद लेता हूँ। फिर सामान की ओर इशारा करते हुए बोला, अब इस मॉल में बचा क्या है? सब तो तुम उठाकर ले रही हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले ही लेता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आता तुम इतने सारे सामान का क्या करोगी? हाँ, काव्या मुंह बनाकर बोली, चुप,
खुद को तो कुछ लेना नहीं है, तो क्या तुम मुझे भी नहीं लेने दोगे? चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो, समझे? वरना मुंह तोड़ दूंगी। बड़ा आया है पूरा मॉल खरीदने वाला हूँ। फिर वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मायूर ने उसको देखा तो हड़बड़ाकर फेक स्माइल करते हुए बोला, बेबी तुम तो नाराज हो गई। चलो वहाँ सामने से भी कुछ ले लेते हैं। अभी तो तुमने कुछ लिया भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी पूरे खाली हैं। ऐसा अच्छा लगता है क्या? काव्या मायूर को आंखें दिखाते हुए बोली, गुड। अब आए ना लाइन पे। फिर मुंह बनाकर मायूर के साथ दूसरे सेक्शन में चली जाती है। मायूर बेचारे की तो हालत ही खराब कर दी थी काव्या ने, और बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोनों शॉपिंग कर निकल ही रहे थे, उसने आधे से ज़्यादा पहले ही गाड़ी में रखवा दिया था और मुंह बनाकर अपने दोनों हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग को ही घूर कर देखते हुए चल रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। वह जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि सामने से एक लड़की की तेज आवाज़ आती है, अबे दिखता नहीं क्या? मायूर भी गुस्से से चिल्लाया, अबे हे अंधे कहीं के, तुझे तो दिखता है ना, तो फिर तू मुझसे क्यों टकराया? यह बोलते हुए वो सामने देखा जिससे वो टकराया था। उसको देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई, उसका नाक गुस्से से फूल गया और वहीं सामने वाले ने भी अपनी नाक सिकोड़, उसका भी कुछ यही हाल था। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जैसे अभी ही खा जाएंगे। वहीं काव्या उसे सामने वाले को इंसान को देख काफ़ी खुश हो गई थी। वो जल्दी से उसके पास जाने लगी तो अब मायूर की आंखें और छोटी हो गई। इधर रूहानी का चेकअप हो गया था और दोनों बैठे रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। रूहानी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो वहीं ध्रुव बिना किसी भाव के एकटक बस उसे ही देख रहा था। रूहानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान प्लीज़ सब ठीक हो, मैं अब और नहीं सह सकती, आप हमारी लाइफ में भी खुशियाँ भर दो। ध्रुव जी को उनकी सारी खुशियाँ लौटा दो प्लीज़। वहीं एक ऑफिस के केबिन में रंजीत गुस्से से टमटमा रहा था। वो गुस्से से अपने सामने दीवार पर लगी बड़ी सी एक लड़की की फ़ोटो को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ मेरे बच्चे। हम कितना खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन उस ध्रुव ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ ही छीन ली। तुम्हें मुझसे छीन लिया। फिर कुछ सोचते हुए फ़ोटो को अपने हाथों से प्यार से छूते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं उस ध्रुव को चैन की ज़िंदगी जीने नहीं दूंगा। उसने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है और अब मैं भी उसे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगा। फिर वो किसी को कॉल करता है और फिर थोड़ी देर बात कर हंसते हुए फिर से फ़ोटो से बात करते हुए बोला, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर होता है तो कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। अब तुम्हें भी मैं वही दर्द दूंगा जो मैं न जाने कितने सालों से सहते आ रहा हूँ। अब तुम रोओगे ध्रुव ओबरॉय, मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा। फिर वो हंसने लगा। रंजीत वर्मा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। इधर मायूर गुस्से से अपने सामने खड़े लड़की को घूर रहा था। काव्या जैसे ही इस लड़की की तरफ अपने कदम उठाए, मायूर की आंखें छोटी हो गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने उसको घूर कर देखी और बोली, मायूर ये क्या हरकत है, हाथ छोड़ो। लेकिन मायूर को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो वैसे ही वो खड़ा रहा और उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया। अब काव्या को गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथ झटक कर छुड़ा ली और उस लड़के के गले से लग गई और चहकते हुए बोली, कहाँ थे तुम इतने दिन? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम तो जैसे खो ही गए थे। अब मायूर गुस्से से लाल हो चुका था। वो खा जाने वाली नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। उसने कस के अपने हाथ को भींच रखा था। काव्या की बातें सुनते ही सामने वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ओहो क्या बात है, तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मतलब मैं तुम्हें याद हूँ? ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही चुकी हो। तभी तो ना एक कॉल ना मैसेज कुछ भी नहीं की। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और काव्या उसके सीने से लग गई। काव्या ने अपना चेहरा उठाकर देखी तो मायूर गुस्से से सामने वाली लड़की को घूर रहा था।
वो एकदम से कड़क आवाज़ में बोला, बच्चे तुम ना मेरी बीवी से थोड़ा दूर रहा करो, मुझे पसंद नहीं। वो मुंह बनाकर बोला, अबे तू इतना क्यों जल रहा है? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, ये तू भी अच्छे से जानता है, इसलिए तू हम दोनों के बीच मत आ, समझा? मायूर ने काव्या को एकदम से खुद की बाहों में उठा लिया और बोला, अब ये मेरी बीवी है और जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों में कुछ खास नहीं बनती, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। वो भी गुस्से से बोला, तुम हम दोनों को बात करने से रोक नहीं सकते? हम दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं, मुझे काव्या से बात करनी है, समझा? मायूर उसको बिना देखे काव्या को वहाँ से लेकर जाते हुए बोला, मेरी बीवी है ना, बहुत शॉपिंग की है और वो बहुत थक गई है, इसलिए वो तुमसे बात करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है, इसलिए बाय। तो काव्या मुंह बनाकर बोली, लेकिन मुझे बात करनी है, मुझे नीचे उतारो। मायूर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे कार में बैठा दिया और वहाँ से निकल गया। वहीं वो गुस्से से तब तक वहीं देखता रहा जब तक मायूर और काव्या उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। उसने गुस्से से खुद से बोला, मायूर एकदम से पागल हो गया, उसने मुझे काव्या से बात ही नहीं करने दी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उससे बात करके ही रहूँगा, वो भी उसी के सामने, और वो देखता रह जाएगा। फिर कुछ सोचने लगा, तभी उसकी नज़र नीचे फर्श पर गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो एकटक फर्श को देखते हुए बोला, मायूर तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है, तुम्हारी हर शैतानी का बदला लूँगा, बस देखते रह जाओ। वालिया इंडस्ट्री में समीरा की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वो हैरानी से एकटक आहान को ही देखे जा रही थी। वहीं आहान समीरा की बड़ी बड़ी आंखों में कहीं खोसा गया था। समीरा की हैरानी से फैली बड़ी बड़ी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी समीरा का फ़ोन बजा, जिससे वो होश में आई और हड़बड़ाकर बोली, आप यहाँ? इसका मतलब? ये बोलते बोलते वो रुक गई। आहान होश में आते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, तुम सही सोच रही हो। अब तो समीरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो अपनी चेयर पर बैठकर समीरा के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देखते हुए बोला, सिट। वो हड़बड़ाकर बैठ गई। आहान समीरा के अंदर की घबराहट को साफ देख सकता था। वो उसको रिलैक्स करते हुए बोला, हे रिलैक्स, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खाने ही जाऊंगा, सो चिल, ओके? समीरा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से आहान के सामने फाइल बढ़ाकर बोली, सर ये रहा आपका आज का शेड्यूल, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने चेक किया है। उसके हाथ हल्के काँप रहे थे। आहान मुस्कुराया और समीरा के हाथ से फाइल लेते हुए बोला, अरे तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई डेविल नहीं हूँ, सो बी रिलैक्स हूँ। समीरा ने बस जल्दी से सर हिला दी तो आहान फाइल देखने लगा। वहीं वो असिस्टेंट को जी भर के कोस रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उसको पकड़कर खूब पीटती। हॉस्पिटल में ध्रुव और रूहानी दोनों रिपोर्ट का वेट कर ही रहे थे। उसने रूहानी को बहुत कहा कि घर चलते हैं, रिपोर्ट घर पर आ जाएगा, लेकिन रूहानी ने एक नहीं सुनी। बहुत टाइम हो गया था, इसलिए रूहानी वहीं बेड पर सो गई थी, क्योंकि ये पूरा फ्लोर ही ओबरॉय का था। यहाँ सब कुछ परफेक्ट सेट था और सारे रूम और उसका डेकोरेशन काफ़ी लग्जरियस था। ध्रुव एक टक बस रूहानी को ही देखे जा रहा था कि तभी किसी ने डोर नॉक किया, जिसकी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी नींद भरी हुई थी। वो बेड पर ही करवट बदलकर सो गई। उसने एक ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर ली कि तभी फिर से नॉक की आवाज़ आई। रूहानी नींद से उठकर बैठ गई। उसे बड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि उसका काफ़ी देर तक चेकअप हुआ था और उसे इंजेक्शन भी लगे थे। उसने नींद से भरी आंखों को हल्का सा मसला और बोली, सोने दो ना। ये सुनते ही ध्रुव गुस्से से डोर को घूरने लगा। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। वो बेड पर दोबारा सोने ही वाली थी कि उसकी आँख खुली आँखें ध्रुव पर चली गई। उसने जैसे ही उसको देखी, उसकी सारी नींद ही उड़ गई। वो तो उसको इस तरह देख डर गई और धीरे से बोली, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? इस बार ध्रुव ने रूहानी की तरफ देखा, जो कि डरी हुई लग रही थी। उसने रूहानी की गालों पर हाथ रखा और प्यार से बोला, तुम उठी क्यों? चलो सो जाओ।
रूहानी हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर उसको देखने लगी तो ध्रुव रूहानी के माथे को चूमते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें बहुत नींद आ रही थी ना, तुम सो जाओ। रूहानी जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं अब मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बोल ही रही थी कि फिर से नॉक की आवाज़ आई तो ध्रुव फिर से गुस्से से भर गया। रूहानी ने जल्दी से डोर की तरफ देखी तो ध्रुव की आंखें छोटी हो गई। वो उठकर डोर के पास गया तो एक डॉक्टर उनके सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही उसको देखी तो डर गई क्योंकि ध्रुव की आंखें आग बबूला हो चुकी थी। उस डॉक्टर की वजह से उसकी स्वीट सी बेबी की नींद खराब हुई थी। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, मरना चाहती हो क्या? ध्रुव की यह बात सुन तो वो डॉक्टर सहम सी गई। वो कांपते हुए ओठों से भी बड़े ही रिस्पेक्ट से बोली, सर रिपोर्ट आ गया है। ध्रुव ने एक नज़र अंदर बैठी रूहानी पर डाली और फिर डॉक्टर को देखकर गुस्से से बोला, मैं अभी आता हूँ और अगली बार अगर मैं अपनी वाइफ के साथ हुआ और तुमने या किसी ने मुझे ज़रा से भी डिस्टर्ब किया ना तो तुम या कोई भी हो मेरे गुस्से से नहीं बचेगा और तुम अगली बार सोच समझ कर कुछ भी करना। ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। वो डॉक्टर डर गई, उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ध्रुव अंदर आया तो रूहानी को देखते हुए बड़े ही प्यार से उससे बोला, तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। रूहानी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ ली और बड़े ही मासूमियत से बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे भी जाना है। ध्रुव की आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर रूहानी को देखा तो रूहानी सहम सी गई। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मैंने कहा ना तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आता हूँ। रूहानी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन ध्रुव की आंखों को देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ध्रुव ने रूहानी के माथे पर अपने ओठ रखे और बोला, यही रहना, अगर बेड से अपने पैर नीचे रखे ना तो बहुत बुरा होगा। मैं अभी आता हूँ, ओके? रूहानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया तो ध्रुव ने उस डॉक्टर को रूहानी का ख्याल रखने को कहकर जल्दी से वहाँ से निकल गया। वहीं रूहानी का मुंह बन गया। वो गुस्से से एक टक बंद दरवाजे को देखते हुए बोली, अजीब ज़बरदस्ती है। फिर वो अपने सामने खड़ी डॉक्टर को घूरने लगी। वो डॉक्टर जो पहले से डरी हुई थी रूहानी के घूरने से और डर गई तो रूहानी मुंह बनाकर अपने फ़ोन में गेम खेलने लगी। ध्रुव एक केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने कई सारे डॉक्टर बैठी हुई थी जो काफ़ी डरी सहमी हुई सी थी। उन्हें तो पसीने भी आ रहे थे क्योंकि वो गुस्से से जो उन्हें घूर रहा था। उसने फाइल उठाई और कहा, मुझे उसकी कंडीशन जल्दी से पूरी ठीक चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे वो पहले थी। मुझे वो पहले की तरह ही चाहिए, वरना तुम सब इसी हॉस्पिटल के बेड पर दिखोगे और तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं। सभी डॉक्टर ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाए तो ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, और हाँ, उसे सब ठीक लगना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उसे ज़रा सा भी तुम लोगों पर डाउट हुआ तो तुम लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब डर से कांप गई। ध्रुव सीधा रूहानी के रूम में आ गया तो देखा कि रूहानी अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। वह एकदम से फ़ोन में खो गई थी। तभी ध्रुव रूहानी के सर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, चले? रूहानी ने घूर कर उसको देखी, फिर धीरे से बोली, रिपोर्ट देखे बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। ध्रुव ने ना में सिर हिलाया। तभी वहाँ कई सारी डॉक्टर आकर खड़ी हो गई। रूहानी उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गई। उससे हल्के पसीने आने लगे। उसने कस के ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव ने उन्हें बोलने का इशारा किया तो एक डॉक्टर ने बोली, मैम आप पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप खुद पर अच्छे से ध्यान दोगी तो आप और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। रूहानी खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए बोली, देखा, कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ही मुझ पर यकीन नहीं था। ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, वो तो बस अपनी बेबी के चमकते चेहरे को देख रहा था। तभी डॉक्टर ने धीरे से बोली, आपको पूरी तरह ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूहानी का चेहरा उतर गया और वो मायूस हो गई। उसे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ऊपर से ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही उसके दिल में
एक डर सा बैठ गया। वो हर महीने तो करवाती थी ट्रीटमेंट, अब फिर से वही बातें सुन उसे बहुत डर लग रहा था। पर उसे जल्दी ठीक होना था और ट्रीटमेंट तो वो लेती ही थी, इसलिए उसने जल्दी से सारी बातों को साइड किया और जल्दी से बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही सभी डॉक्टर को थोड़ा चैन आया। ध्रुव ने सबको जाने का इशारा किया तो सब चली गई। वहीं रूहानी बहुत खुश थी। दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि तभी ध्रुव को किसी का कॉल आया, जिसे देख ध्रुव रूहानी से दूर जाकर कॉल पिक करता है तो सामने से राज थोड़ा घबराते हुए कुछ बोला, जिसे सुन ध्रुव की पकड़ फोन पर कस गई। वो एकदम से गुस्से से भर गया। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, तुम उन्हें संभालो, मैं अभी आता हूँ। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा छाया हुआ था। रूहानी ने ध्रुव का चेहरा नहीं देखी क्योंकि उसका फोकस अपने फ़ोन पर था। वो फ़ोन में गेम खेलते हुए बोली, क्या हुआ? ध्रुव ने कुछ नहीं बोला और रूहानी को अपनी बाहों में भरकर हॉस्पिटल से निकल गया। वो स्पीड में कार ड्राइव कर ओबरॉय मैंसन के लिए निकल गया। ध्रुव ने रूहानी को मैंसन छोड़ा और जल्दी से वहाँ से निकल गया और रूहानी खुशी से उछलते हुए अंदर चली गई। वह बहुत खुश लग रही थी। सुरभि जी रूहानी को देख बोली, क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रही हो, कोई बात है क्या? हमें भी तो बताओ। रूहानी सोफे पर बैठकर खुश होते हुए बोली, माँ मैंने हॉस्पिटल गए थे, पता है डॉक्टर ने क्या बोली? सुरभि जी और दादी तो रूहानी के चमकते चेहरे को देख ही समझ गए थे कि जरूर कोई अच्छी बात होगी। सुरभि जी रूहानी के गालों पर हाथ रख बोली, क्या हुआ बेटा? रूहानी उछलते हुए बोली, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर मैं एकदम पहले की तरह हो जाऊँगी। यह बोलते हुए रूहानी की आंखें नम हो गई थी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे टपक गए, जिसे देख सुरभि जी ने रूहानी को सर को अपनी गोद में रख ली और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम रो क्यों रही हो? रूहानी नम आंखों से बोली, पता नहीं माँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और शायद ये खुशी के आंसू हैं। सुरभि जी हल्का मुस्कुराकर बोली, खुशी के आंसू अच्छे होते हैं। रूहानी ने कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखें बंद कर ली। दादी बहुत खुश थी। वो खुशी से बोली, बेटा तुम उन बातों को भूल जाओ, अब चलो कुछ खाते हैं। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है, कुछ खाना तो बनता है। रूहानी आंखें बंद किए ही बोली, दादी अभी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे माँ के गोद में सोना है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। रूहानी की बात सुन दोनों मुस्कुराने लगे और सुरभि जी रूहानी के बालों पर हाथ फेरने लगी, जिससे रूहानी फिर से सो गई। इधर सुनसान सड़क पर विक्रम एक साइड खड़ा था। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वो अपने सामने पड़े खून से लथपथ लोगों को देख रहा था। उसके सामने कई लोग जमीन पर पड़े थे, उनके शरीर से खून रिस रहा था और जो सही लग रहे थे वो डरे सहमे से एक साइड खड़े थे। तभी राज ने विक्रम के सामने आकर बोला, सर बॉस ने आपको घर जाने को कहा है, आप घर जाएं वरना बॉस गुस्सा करेंगे। वो तो सदमे में था। ये सारे लोग उस पर अचानक टूट पड़े थे। उसे तो लगा था कि वो आज किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था उसका खड़ूस भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जब रंजीत के लोगों ने विक्रम पर अटैक किया तभी राज के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और अब उनकी अच्छी खासी कुटाई हो चुकी थी। विक्रम को अब तक खड़ा देख राज रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, और हाँ ये बात घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बॉस के गुस्से से आप बच नहीं पाओगे। विक्रम बेचारा जो पहले से डरा था, उसने जल्दी से सर हिलाया और दूसरी कार में निकल गया, क्योंकि उसकी कार चलने लायक ही नहीं बची थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं विक्रम के जाते ही राज के आदमियों ने सबको उठा लिया, फिर सब वहाँ से जल्दी ही निकल गए। थोड़ी देर बाद एक बड़े से बंगले में, यह बंगला बाहर से दिखने में एक खंडर जैसा था और अंदर से एक जेल की तरह था। ये वही जगह है जहाँ ध्रुव ने सौम्या जी बाकी सबको तड़पने के लिए रखा था। सब पहले से ही जख्मी पड़े थे और ध्रुव किसी राजा की तरह उनके सामने एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसका ऑरा बेहद खतरनाक था।
वो बस जलती हुई आंखों से एकटक अपने सामने पड़े लोगों को देख रहा था। ध्रुव बिना किसी भाव के एकटक उन सभी को घूरते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगा था? तुम लोग मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे और मैं बस देखता रहूंगा? फिर एकदम से अचानक चिल्लाते हुए बोला, क्या सोचा था? मेरे भाई को मेरे होते हुए तुम लोग चोट दोगे? मेरे होते हुए उसे या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को देखने की गलती से भी गलती जिसने भी की वो फिर कभी गलती करने के लिए बचा ही नहीं। फिर एक आदमी के हाथ में अपने पैर रखकर कुचलते हुए बोला, मैं अपनी फैमिली पर एक आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम लोग उसे मारने चले थे? इतना कमज़ोर समझ लिया मुझे? हाँ, क्या मैं तुम्हें इतना कमज़ोर दिखता हूँ? ध्रुव ने गुस्से से राज को देखा। राज ध्रुव का इशारा समझ गया और उसने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया तो सब अपने काम पर लग गए। वो लोग उन्हें बेहद बेरहम की तरह पीट रहे थे। उनके रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। थोड़ी देर में उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। वो गुस्से से बोला, मेरे भाई के ऊपर हमला, अब तुम लोग सारी जिंदगी यहीं तड़पोगे। पता है मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। तुम लोग मौत की भीख मांगोगे लेकिन मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर गुस्से से तमतमा कर वहाँ से उठकर बंगले के अंदर चला गया, जहाँ एक कमरे में 3 लोग पड़े थे जो उनके शरीर पर बस हड्डी ही बची थी। उसके शरीर में जैसे मांस ही नहीं था। उसकी सारी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था। उसका चेहरा या यूँ कहो कि पूरी बॉडी ही देखने लायक नहीं थी। उन सब में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सकते। ध्रुव उन्हें देख हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया और एक अंधेरे कमरे के सामने खड़ा हो गया। उसके अंदर और लोग बेजान से पड़े थे। वो इस वक्त पानी के लिए तड़प रहे थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया गया था। उन्होंने जैसे ही ध्रुव को देखे तो दोनों तड़पते हुए बोले, ध्रुव जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था। अब हमें माफ़ कर दो और हमें छोड़ दो। हम कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, कभी नहीं। ध्रुव मुस्कुराया और उनसे नजरें फेरते हुए बोला, ये तुम्हें मेरी बीवी पर नजरें डालने से पहले सोचना चाहिए था। उसको अपनी गंदी नजरों से देखने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने अगर कोई दूसरी गलती की होती तो मैं एक बार सोचता भी, लेकिन मेरी बीवी पर अपनी गंदी आंखें उठाई थी तुम लोगों ने ही ना। अब गलती की है तो मज़ा कौन उठाएगा? इतना बोल ध्रुव ने राज को देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, रंजीत वर्मा को उसके बेटे की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। तुम उसे उसके बेटे तक पहुंचाने का इंतजाम करो। फिर थोड़ा रुक कर बोला, मारने से पहले उसे बर्बाद कर देना, वो भी इस तरह कि उसके पास कुछ बचे ही ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पर अटैक करने की? अब उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर फिर वो हवा की तरह वहाँ से निकल गया। वहीं विक्रम के दिल में एक डर बैठ गया था। उसकी जान उसके गले में अटक गई थी। जब उस पर इतने सारे लोगों ने एक साथ हमला किया था तो अब उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। वो सीधे एक बीच पर चला गया क्योंकि उसको शांति चाहिए थी अपने दिल के अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए। ओल्ड ओबरा मैंसन। सुरभि जी के गोद में रूहानी सुकून से सो गई थी क्योंकि आने से पहले भी उसे कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिया गया था जिसके असर से वो दोबारा सो गई थी। इधर काव्या पूरे रास्ते भर मुंह फुलाए बैठी थी। अरे नहीं, बैठी नहीं थी, पूरे रास्ते भर सुनाते आई थी क्योंकि मायूर ने उसका आधा सामान जिसका उसने बिल भी पे कर दिया था उसे वहीं छोड़ दिया था। काव्या जब अपने स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी तो मायूर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और काव्या को उससे बात करता देख उसका तो खून ही खौल गया। इसलिए उसने जो अपने हाथों में सामान पकड़ा हुआ था सारा सामान वहीं फेंक दिया और उसको उठाकर कार में बैठा दिया था, जिसका गुस्सा काव्या अब तक निकाल रही थी। अब तो दोनों मेंशन भी पहुंच चुके थे। काव्या कार से उतरते हुए कार का डोर धड़ाम से बंद करते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से कई सेक्शन में घूमने के बाद वो पसंद की थी, एक एक चीज़ को दिल से ली थी, लेकिन तुमने उसे यूं ही फेंक दिया। सच में तुम्हें ना अब मेरी या मेरी चीज़ों की कोई कदर ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में थी। मायूर उसको मनाते हुए बोला, हे गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें दोबारा दिला दूंगा। तुम जो कहोगी वो तुम्हें बिना सवाल के दिलाऊंगा। अब गुस्सा मत करो प्लीज़। तुम जैसे सोच रही हो ऐसा नहीं है।
वो तो मैं गुस्से में कर दिया, वरना बहुत मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी चीज़ों का बहुत केयर करता हूँ। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों अंदर आए तो उनकी नज़र रूहानी पर गई, जो सो रही थी। वो इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी और सुरभि जी बस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। रूहानी को सोता देख दोनों अपनी लड़ाई जैसे भूल से गए। दोनों चुपचाप से धीरे धीरे से जाकर सोफे पर मासूम बच्चों की तरह बैठ गए। उन्हें देख ऐसा लगता ही नहीं था ये दोनों अभी लड़ रहे थे। इधर अब तक शाम हो चुकी थी। विक्रम एकटक डूबते हुए सूरज को देख रहा था। चारों तरफ घूमते हुए सूरज की हल्की लाल सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और इस वक्त बीच का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। विक्रम रेत पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की लहरों को देख मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। लहरें जो खुद शोर कर रही थी और मन में उठने वाले सारे शोर को शांत कर रही थी। विक्रम एक टक समुद्र की उठती बैठती लहरों में कहीं खोसा गया था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो हंसते मुस्कुराते हुए आगे आगे भाग रही थी। उसके चेहरे पर सूरज की डूबते हल्की लाल सुनहरी लालिमा पड़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हंसने की आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी और उसके पीछे कई सारे छोटे छोटे बच्चे हंसते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। वो एक वन पीस पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक था और वो खाली पैर ही भागे जा रही थी और बच्चे भी हंसते खिलखिलाते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। विक्रम ये देख खुद के अंदर एक सुकून महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान छा गई। वो तो उसमें खोसा गया था। वो हंसते हुए कहरढ़ा रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर की मासूम सी मुस्कान उसको उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। विक्रम उसमें खोए हुए सा बस मुस्कुरा रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो वैसे ही उस लड़की को देखते हुए कॉल पिक कर बोला, हेलो यार, जो कोई भी हो, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात कर सकूं। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मुझे याद करना, ओके बाय। तभी सामने से एक कड़क आवाज़ आई, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे 20 मिनट के अंदर घर में दिखने चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ध्रुव की इतनी कड़क आवाज़ सुन बेचारा विक्रम जमसा गया और हड़बड़ा कर बोला, 20 क्या, मैं तो 10 मिनट के अंदर घर पर मिलूंगा भाई। आपने कुछ कहा हो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ध्रुव बिना किसी भाव के बोला, बकवास बंद करो और घर पर आकर। ध्रुव की बातों में उसकी वार्निंग थी जिसे विक्रम अच्छे से समझ रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव ने कॉल कट कर दिया और विक्रम ने नजरें उठाकर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। अब विक्रम ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई लेकिन उसे कहीं दिखी नहीं। विक्रम उसको चारों तरफ खोजने लगा पर उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। उसने मुंह बना लिया और बोला, यार, लाइफ में पहली बार तो कोई मेरी नज़रों में आई थी और अब वो भी खो गई। फिर ऊपर देखकर बोला, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्यों मुझ जैसे भोले भाले लड़के के साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं? वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे ध्रुव की बातें याद आई तो वो भागते हुए कार में बैठ गया। फिर हवा की रफ्तार में ओबरॉय मैंसन निकल गया। वहीं ओबरॉय मैंसन में सब चुपचाप बैठे एकटक रूहानी के मासूम चेहरे को देख रहे थे। मायूर कुछ बोलने ही वाला था कि काव्या उसके मुंह पे हाथ रख एकदम से धीमी आवाज में बोली, रूहानी उठ जाएगी, चुपचाप रहो। मायूर धीरे से बोला, अरे मैं तो ये बोल रहा था कि भाभी सोफे पर क्यों सोई है? अगर इनकी नींद खराब हुई ना तो भाई हमें छोड़ेंगे नहीं। मायूर की बात बिल्कुल सही थी। सब कुछ गहरी सोच में डूब गए। तभी किसी की तेज आवाज़ आई, यार, आज घर इतना शांत क्यों लग रहा है? लगता है मेरी ही कमी है। इतनी तेज आवाज़ सुन सब एक साथ मेन डोर की ओर देखने लगे तो वो वहाँ खड़े इंसान को देख मायूर की आंखें फिर छोटी हो गई। वहीं काव्या के मुंह से अपने आप निकल गया, अभय। अभय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अंदर आया और आते ही अपने हाथों में पकड़ी सारी शॉपिंग बैग काव्या के आगे कर बोला, ये लो तुम्हारा सामान, तुम्हारे पति ने यूं ही अपनी जलन के चक्कर में छोड़ दिया था। काव्या बहुत खुश होकर सारे बैग पकड़ लिए और बोली, यार थैंक यू, पता है मैं कितने दिल से लिए थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था, अच्छा वो तुम ले आए। काव्या बोल ही रही कि मायूर ने गुस्से से उसे घूरा तो काव्या ने भी आंखें दिखा दी। तभी अभय की नज़र सोती हुई रूहानी पर गई तो उसकी आंखें रूहानी पर अटक सी गई। रूहानी सबसे बेखबर होकर सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे
और उसके चेहरे पर सोते वक्त भी मासूमियत छाई हुई थी। अभय रूहानी में पूरा खो ही गया था और अपने आप ही निकल गया। सो ब्यूटीफुल। सबने अब अभय को घूर कर देखा तो अभय ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और सुरभि जी के पास बैठ गया और बोला, आंटी आप तो मुझे भूल ही गई, ऐसे भी मुझसे क्या गलती हो गई। अभी भी अभय की नजरें तो बस एकटक रूहानी पर अटक सी गई थी और सुरभि जी अब तक रूहानी के बालों पर अपने हाथ चला रही थी। सुरभि जी मुस्कुराते हुए बोली, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।